नमस्कार मित्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव पुनः एक नए ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखना चाहता हूं और इस समय मेरे लिए, इस देश के लिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धोखा हो गया है बहुत ज़बरदस्त और उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय साख का भी नुकसान किया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज बाकायदा पूरा षड्यंत्र करके अडानी को टारगेट कर रहे हैं और इतिहास गवाह है कि भारतीय हमेशा विदेशियों की मदद करते आए हैं। तो जितने भी अपोजिशन वाले हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, जितने भी सरकार विरोधी हैं, वो अडानी के सहारे मोदी पर टारगेट करने के लिए लामबंद हो गए हैं। मजाक बात नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इतने लोगों को नहीं जोड़ा जितना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कर दिया है। क्या है हिंडनबर्ग? कौन है अडानी? क्योंकि ये भी बहुत हाल ही में प्रचलित हुए, तो बहुतों को पता ही नहीं कि अडानी क्या है। नाम सुन रखा है 2 साल से, क्योंकि 2 साल पहले इनका नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता था, गुजरात तक सीमित था। अब पूरे विश्व में 2 साल में इतनी वृद्धि कर ली है। अडानी कौन है? हिंडनबर्ग क्या है? उनके इल्ज़ाम क्या है? सबसे ज़्यादा हास्यास्पद उनके इल्ज़ाम है। लेकिन हम भारतीयों का दुर्भाग्य कि हम इसकी रिपोर्ट पर यकीन कर रहे हैं और देश की एक कंपनी जो विश्व में अपने देश का गौरव फैला रही है उस पर नहीं कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। 3-4 चीज़ें। अडानी कौन है? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के एलिगेशंस क्या हैं? क्या साजिश है? साजिश सबसे बड़ी है और इस साजिश में इंडिया के इन्वेस्टर्स नुकसान भी उठा रहे हैं, फंस भी रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हिंडनबर्ग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रही है। शुरू करते हैं। अडानी ग्रुप क्या है? फर्मों का एक कॉन्ग्लोमरेट है, एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रही होती है। उसे मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। बहुत देशों में तो मल्टीनेशनल है। कॉन्ग्लोमरेट अलग अलग क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में? क्षेत्र भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पोर्ट मैनेजमेंट, बंदरगाहें बनाती है, उनका रख रखाव करती हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन समझते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और दूसरी माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनकी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। कॉन्ग्लोमरेट, हर क्षेत्र अलग है, कोई एक उद्योग पर काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे उद्योग घेर रखे हैं। और ये नाम अगर आप इनकी विभीषिका नहीं समझते हैं तो मैं चित्र के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि ये सब होते क्या हैं। एयर अडानी पोर्ट, ये बंदरगाह, ये जो कुछ भी दिख रहा है और इसके जो ऑपरेशंस हैं, जो बनाया गया है, ये सारा का सारा मैनेज किया जा रहा है। अडानी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, विद्युत का उत्पादन, ये बहुत सस्ते प्लांट नहीं होते, वृहदतम, बहुत बड़े। और इसके बाद अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो। देन अडानी माइनिंग, जिसमें ज़मीन के नीचे से खनिज निकाले जाते हैं, लौह निकाले जाते हैं, दूसरी अन्य चीज़ों को निकाला जाता है। देन देयर इज एयरपोर्ट ऑपरेशंस, पूरे पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट किया जा रहा है। मैसिव इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज हैं। नेचुरल गैस, आप सब जानते हैं नेचुरल गैस के बारे में। अडानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे खाद्य पदार्थ, शुरुआत भी इनकी यहीं से हुई थी, बिजनेस की शुरुआत भी इन्होंने इसी से करनी शुरू की थी, फूड इंडस्ट्री से। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, देशों में विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हाईवेज बनाने का, बांध बनाने का, डैम बनाने का, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के आता है वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेते हैं। अडानी की बर्थ 1988, पहली कैपिटल सिर्फ 5 लाख। गौतम अडानी 5 लाख रुपए से धंधा शुरू किया था। भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, हाल ही की पैदाइश से 1988। 5 साल की बढ़ी हुई कैपिटल को साइलेंटली अपना व्यापार बढ़ाते रहे, लेकिन पिछले 2 साल में इन्होंने भूचाल ला दिया है और ये चिंता का सबब बन गया है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। आंकड़ा बता देते हैं बहुत संक्षेप में। 1 अप्रैल 2021 यानी पिछले साल अडानी ग्रुप क्रॉस्ड $100 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। 100 बिलियन हो गया था इनका। वो 5 लाख जो 88 से शुरू हुए थे, 5 लाख रुपए थे, यहाँ डॉलर की बात की जा रही है। फिर 1 साल की ग्रोथ,
एक साल में बढ़े कितना। 1 अप्रैल 2022 को इट क्रॉस्ड $200 बिलियन मार्क, एक साल में 2 गुना। 1 अप्रैल 2021 का डेटा है, 1 अप्रैल 2022 का डेटा है। मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको तुरंत कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद और एक्सेलरेट किए। 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2022 कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4, 5, 2, 7, 7 महीने में, 7 महीने में ये $200 बिलियन से बढ़कर ये कहाँ पहुँच गए? $280 बिलियन, $80 बिलियन, यानी कि $100 बिलियन से कहीं अभी और ज़्यादा बढ़ा देते थे, ये 350 तक पक्का पहुँच जाते। आज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन रुपी में कहा जाए तो 24 ट्रिलियन है। ये इस जगह पे पहुँचते पहुँचते टाटा ग्रुप के ऊपर निकल गए थे और बाद में अंबानी के भी ऊपर निकल गए थे। अडानी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू, कहाँ थे हम लोग? 280 पर। अब कितने पे आ गए हैं? 104 बिलियन। कितना घाटा हुआ है, ये पैसा इस देश से निकला है और विदेशों की जेब में गया है, कैसे, ये भी आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। और इतना लॉस होने के बाद, और कारण सिर्फ एक है, दैट इज हिंडनबर्ग रिसर्च। इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसने एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप पर और लोगों ने विश्वास कर लिया। तो धड़ाधड़ अपने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। अगर हम गौतम अडानी के बारे में बात करें तो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आज से पिछले हफ्ते, अडानी वाज वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट। ये गौरव बहुत कभी कहाँ इंडिया के लोग बाग भी ऊपर 20-25 में भी आते थे। विश्व का 3रा सबसे अमीर आदमी था और इधर 3 दिन में तीसरे से उतर करके 22 पे आ गए हैं, क्योंकि इनके फर्म के शेयर्स कम होना शुरू हो गया। ये था एक छोटा सा संक्षेप में अडानी का परिचय या अडानी इंटरप्राइजेस का परिचय। एलिगेशंस ऑफ हिंडनबर्ग है क्या? 2017, अभी जन्म लिया है, 5 साल पहले, 2 साल कोविड में मिल गए, मतलब 3 साल की कंपनी है। 2 साल तो कोविड में नहीं बनने पड़ गया भाई साहब। 17 में स्टैब्लिश हुआ है, 5 साल की कहानी, 2 साल और निकाल दिए, 3 साल की कंपनी है। किसने इनको स्टैब्लिश किया हुआ है? ये करते एंडरसन ने इनको स्थापित किया है। आज ये अपना परिचय दे रहे, आज ये अपना परिचय दे रहे हैं कि हाँ भैया एक एजेंसी है। एजेंसी, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। एजेंसी है जो किसी कंपनी की इक्विटी, क्रेडिट, इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट यानी डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स, इसके बाय प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, इन सब की कंपनीज में एनालाइज करते हैं, रेटिंग करते हैं। हम आ गए, तुमको चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? अडानी को चेक करेगा। कौन चेक करेगा? एंडरसन। इसके अलावा इस कंपनी का कोई परिचय नहीं है पूरे गूगल में। 2 दिन से ढूंढ रहा हूं ये क्या व्यापार करती है। बहुत दिन बाद पता चला कि ये शॉर्ट सेलिंग करती है शेयर्स की। अभी इस रिपोर्ट से पहले ये शॉर्ट सेलर थे, बताऊंगा शॉर्ट सेलर क्या है, और सारा का सारा गेम शॉर्ट सेलिंग का ही है। हिंडनबर्ग ने डिस्क्लोज किया है कि अडानी की कंपनीज में यूएस ट्रेडेड जितने भी बॉन्ड्स हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आई हैं। एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं कि इन्होंने एलिगेशंस क्या लगाए हैं और कैसे लगाए हैं। यूजिंग ए वेब ऑफ कंपनीज इन टैक्स हेवंस टू इन्फ्लेट रेवेन्यू एंड स्टॉक प्राइजेस। टैक्स हेवन उन कंट्रीज को कहा जाता है जहां पर टैक्स कम है। अडानी ग्रुप ने उन देशों में कंपनियों का विस्तार किया है, नेटवर्क बना दिया, वेब ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां एस्टैब्लिश कर ली हैं। क्योंकि टैक्स देना नहीं पड़ता तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। जब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है तो सब लोग इस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं। तो भाई साहब इसमें हमें बताइए गलत क्या है? एक व्यापारी होने के नाते हम कहाँ व्यापार करेंगे जहां हमें कम से कम टैक्स देना पड़े? इसमें कुछ इलीगल है क्या? वहां उस देश की सरकार कह रही है भैया हमारे यहाँ की कंपनी स्टैब्लिश करो, हम तुम पर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप टैक्स हेवन में गए तो इसमें दिक्कत क्या है? व्यापारी एक सीए एडवाइस क्या देगा? मैं भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं। अगर मुझसे कोई बड़े आराम से ये कहे कि इस एरिया में टैक्स कम हो रहा है, इस पे टैक्स ज्यादा, तो तुम व्यापार करने कहाँ जाओगे? टैक्स हेवन कंट्रीज में। ये एलिगेशन इलीगल तो हो ही नहीं सकता, ये इमोरल तक नहीं है। उस देश की सरकार कह रही भाई साहब आइए हमारे यहाँ व्यापार कीजिए। 38 मॉरिशियस सेल एंटिटीज कंट्रोल बाय अडानीज ब्रदर विनोद अडानी। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब इन कंपनी में कोई खराबी है, ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी मैनेज कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है इसमें? कौन मैनेज कर रहा है? लोकतंत्र तो है नहीं कि एक मंत्रालय, प्रधानमंत्री एक बना तो दूसरे मंत्री को उसका बेटा नहीं बनना चाहिए जो दूसरे देशों में होता है।
ये तो कंपनी है, व्यापार है, वो उसका अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने भाई की तो सबसे पहले मदद लेगा। और सबसे अनएथिकल जो चीज़ है, सबसे अनएथिकल चीज़ है, एक व्यक्ति पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं जिसने अभी तक कुछ गलत किया नहीं है, उस पर व्यक्तिगत आरोप कैसे लग सकता है। देन नेक्स्ट, द ऑफशोर सेल नेटवर्क सीम्स टू बी यूज्ड फॉर अर्निंग मैनिपुलेशन। अब अर्निंग मैनिपुलेशन क्या, ये नहीं बताया, ऐसे कह दिया अर्निंग मैनिपुलेशन है, आपके डेटा में क्या है ये कहीं नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। देन अडानीज ग्रुप हैव प्रीवियसली बीन फोकस ऑफ 4 मेजर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस। अडानी ग्रुप पर 4 बार सरकारी नियंत्रण किया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है। तो चारों में को बार सत्यापित हुआ कुछ नहीं, हर बार विरोधी इल्जाम लगाते रहे। क्यों? क्योंकि अडानी कहा जाता है कि ये मोदी के करीबी हैं, दोनों गुजरात से हैं। गुजरात के विकास में अडानी ने इनका बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उसके चलते दोनों अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। तो विरोधियों ने इल्जाम दिया, हर बार सरकार ने अपना कुर्ता साफ रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराया। हर बार, चारों बार इन्वेस्टिगेशन से अडानी साफ सुथरा होकर के निकल करके आए। Adani Enterprises and Adani Total Gas appears to be audited by tiny firm. कंपनीज अपने आंकड़ों को ऑडिट कराती चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इल्जाम क्या है, आपने बहुत छोटी फर्म से कराया। उसमें मजाक बात क्या है, उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है दैट दे आर वेरी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इफ दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर फुली क्वालिफाइड। इट इज कंटिन्यूसली प्रॉपरली लीगल। अगर ऑडिट ना कराएं तो फिर इलीगल हो सकता है। तुम ये कहो कि बच्चे आपको ऑडिट करें, तो बच्चे ऑडिट क्यों नहीं कर सकते हैं? इतनी सारी फर्में हैं, अगर कोई एक छोटा फर्म को बढ़ाने के लिए ऑडिट करवा रहा है यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो क्या यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं क्या? कोई लीगैलिटी इलीगैलिटी इसमें दिखती क्या? और देन इसके बाद बड़े आराम से क्या बताया है, एक और इल्जाम लगाया कि 22 मेंबर्स, मैनेजमेंट मेंबर्स से 22 मेंबर से 8 आपके परिवार से आते हैं। किस कंपनी में नहीं होता है? हर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 50% अपने पास रोकना चाहती है, जिससे कि मलकियत हमारी रहे। 50% मार्केट में इशू किया जाता है, 49%, जिससे कि वोटिंग हमेशा 51% हमारे पास रहे। तो हर कंपनी का प्रमोटर, जिसे लोग मालिक कहते हैं, जब मुकेश अंबानी के बारे में बात कर लें तो मुकेश अंबानी, रिलायंस की कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसके 51% शेयर्स रिलायंस फैमिली या रिलायंस रिलेटिव्स के, अंबानी रिलेटिव्स के पास ना हो। 22 में से 8 मेंबर हैं परिवार के, इसमें कोई समस्या नहीं, हर कंपनी में होता है। कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपके जिसमें शेयर्स परिवार में ना हो। एक और है, वैल्यू ऑफ एसेट्स आर शोन इज स्काई हाई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्काई हाई? बहुत ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं? बैलेंस शीट से दिखाइए, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ उसका कोई वैल्यूएशन कराइए। बक ये जैसे माता पिता कभी कभी बच्चों पर लगाम लगाने के लिए आएंगे तो खर्चे बहुत हैं। कितने हैं? ये कॉमर्स है, परिवार नहीं चल रहा है कि आप कोई भी इल्जाम उठा करके लगा दें कि ये हो रहा है। अडानी का रिप्लाई सिर्फ इतना ही आया है, दैट इट इज बेसलेस। इट इज बेसलेस। और चूंकि बेसलेस है और टर्म्ड एज एलिगेशंस आर अनसब्सटेंशिएटेड स्पेकुलेशंस, वही जो मैं बोल रहा हूं, स्काई हाई की परिभाषा नहीं है, मैनिपुलेशन की परिभाषा नहीं है, इन सारे शब्दों की कोई परिभाषा नहीं होती। उसी को उसने कह दिया अनसब्सटेंशिएटेड स्पेकुलेशंस। मतलब सिर्फ इतना ही निकल करके आ रहा है कि भाई साहब कुछ तथ्य दीजिए, डेटा बताइए, क्योंकि आपने रिसर्च की है। रिसर्च नॉर्मेटिव नहीं हो, एम्पिरिकल होनी चाहिए। नॉर्मेटिव नहीं हो सकते, तुमने कुछ सोचा और तुमने बड़े आराम से बोल दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी पिछले ही साल एक बार इन्वेस्टिगेशन कर चुका है। रेगुलेटर्स हैज लॉन्च फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन सेबी के द्वारा, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत में शेयर्स का लेन देन, व्यापार, खरीद फरोख्त सही रूल्स के अनुसार हो रही या नहीं, सब सुप्रीम बॉडी है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। और उन्होंने भी फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया गया है। अब आते मुद्दे पे। हमने बता दिया आपको अडानी क्या है, हमने आपको बता दिया कि हिंडनबर्ग के इल्जाम क्या है। अब मुद्दा ये कि कॉज क्या है। अडानी स्टार्टेड विद इंडिया, खाद्यान्न का काम करते थे, फूड रिलेटेड चीज़ों को देखते थे, फिर व्यापार के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, बार बार पोर्ट पे जाने लगे। उन्हें पोर्ट का बिजनेस ज़्यादा समझ में आया। सबसे पहले ये सिर्फ इंडिया में ही थे, फिर इंडिया में इन्होंने खूब सारे पोर्ट बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर और दूसरे जितने भी मैंने अभी आपको बताया, उन सारे क्षेत्रों में भारत में विकास करना शुरू कर दिया। फिर जब
काफ़ी वृहद स्तर पर आ गए तो इन्होंने विदेशों की ओर नज़र डालनी शुरू की। ये ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ये इंडोनेशिया में भी हैं, ये श्रीलंका के भी प्रोजेक्ट उठाने लगे, अफ्रीका की तो बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट उठाना शुरू कर दिया है, म्यांमार में भी प्रोजेक्ट उठाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर भी व्यापार करने लगे। यहाँ पे पहले कौन व्यापार करता था? वेस्टर्न इकोनॉमीज़, और ये भयंकर रूप से काउंटर कर रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, उनका व्यापार हथियार ले रहे हैं। बिल्कुल हमारा पड़ोसी श्रीलंका में पोर्ट मैनेजमेंट के लिए चाइना के पास था, चाइना उसको मैनेज कर रहा था और उन्होंने कंप्लीट करके उसका पूरा का पूरा ठेका खुद उठा लिया है। म्यांमार में, इजराइल भी कल करने जा रहे हैं शायद, हाँ इजराइल में कल कोई ओपनिंग करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के, और ये पहले किसके पास? तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो वेस्टर्न कंट्रीज से आती हैं उनका जो टारगेट मार्केट था ये उसमें चले गया, और जब उसमें चले गए तो उनके लिए खतरा हो गया। उनके लिए खतरा हो गया तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। दूसरा, ब्रिक्स करेंसी का इशू, ये एक बड़ा इशू है। ब्रिक्स करेंसी का इशू एक बड़ा इशू है। व्हाट इज ब्रिक्स? G7 को काउंटर करने के लिए कुछ देशों ने समूह बनाया। पहले बना था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नाम ध्यान से सुनिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, एस, साउथ अफ्रीका, सबका पहला अक्षर उठा लीजिए, ब्रिक्स ग्रुप बन जाता है। शुरू में जब बना था तो उसको किसी ने हाईलाइट दिए नहीं थे। हाईलाइट ना देने की वजह से ये पेपर में ही रहा और हम लोगों ने न्यूज़ में ज़्यादा सुना नहीं। लेकिन हाल ही में रशिया ने एक डिसीजन लिया और बाद में सऊदी अरेबिया के साथ मिल करके ये कॉन्ट्रैक्ट करे ले रहे हैं। ये उठा करके अपनी एक करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। ये अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। आज हम जब सऊदी अरेबिया से पेट्रोल लेते हैं, हम ले चाहे चाइना ले, चाहे अगर रशिया को लेना पड़ता है तो रशिया ले, साउथ अफ्रीका ले, इन सबको डॉलर, US डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। किस में भुगतान करना पड़ता है? US डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, इसीलिए डॉलर की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। क्या है? अगर हम लोग अपनी करेंसी ले आएंगे और सऊदी अरेबिया चूंकि माना जा रहा है इस बात के लिए, तो पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे और हम ब्रिक्स करेंसी के आधार पर एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे। कितने बड़े हैं हम कितने बड़े हैं? ये 5 कंट्रीज हैं जो कि 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती, लगभग आधा विश्व अंदर है। 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उसके बाद हैव कंबाइंड GDP ऑफ ओवर 24.4 ट्रिलियन US डॉलर्स। मैं इसीलिए US डॉलर टर्म्स में बता रहा हूं, जिससे कि आपको कंपैरिजन अगर बाद में करना पड़े तो बड़े आराम से कर लीजिए। कितने परसेंट जा रहा है? 24.4 ट्रिलियन डॉलर के पास इनकी इकॉनमी है, यानी ये सबसे बड़े उपभोक्ता हैं पेट्रो डॉलर्स के। और ये पेट्रो डॉलर्स को हटाए दे रहे हैं और करेंसी काहे पे होने लगेगी? ब्रिक्स करेंसी पे होने लगेगी। ब्रिक्स करेंसी पे होने लगा तो अमेरिकन इकॉनमी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये बड़ा खतरा, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसी साल अगस्त तक लॉन्च होने वाली है। हम जनवरी फरवरी में खड़े हुए हैं आज की तारीख में, या अगस्त आते आते कितना आएगा। और ये मान के चलिए कि अगर ब्रिक्स करेंसी लग जाती है, लोग उस पर विश्वास कर ले जाते हैं, तो विश्वास कर लेंगे तो US इकॉनमी और US डॉलर औंधे मुंह गिरेंगे। आई रिपीट, औंधे मुंह गिरना जो होता है डॉलर का, वही हश्र होने वाला है। इसी से घबराए हैं बाइडन, इसी से घबराए हैं सारी वेस्टर्न कंट्रीज। और इन सब का अगुआ लीडर जो बन रहा है, जो पुश कर रहा है रशिया को, जिसने पुश किया है वो इंडिया था। वो कह रहा है भाई तुम आगे बढ़ो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो चाइना अपोज कर देगा। इंडिया चाइना की आप जानते हैं पंते नहीं है, तो उसने रशिया से कहा तुम इनिशिएटिव लो, ब्रिक्स में हम भी हैं, हम हाँ कर देंगे। सऊदी अरेबिया माना जा रहा है, मान के चलिए कि US डॉलर औंधे मुंह गिरने जा रहा है। ये सबसे बड़ा खतरा है ब्रिक्स करेंसी। इससे पहले का पीछे वाला खतरा मैंने आपको बता दिया। कहाँ कहाँ पर हैं? अडानी की कंपनी लगभग सब राष्ट्रों में पहुंच रही है और बड़े प्रोजेक्ट उठाती है, छोटे प्रोजेक्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं कि बड़ा प्रोजेक्ट का कहने का आशय क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स एंड सी रूट्स। अडानी का मेन क्षेत्र क्या है? पोर्ट, बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। कहाँ से गवर्न होंगी? पोर्ट से। पोर्ट्स को मैनेज करने की, पोर्ट्स के ऑपरेशंस मैनेज करने की, पोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने की मोनोपोली तैयार हो रही है अडानी ग्रुप द्वारा। जहां देखो वहीं हाथ डाल देते हैं और बड़े आराम से निपटा भी डालते हैं। चाइना को हराया श्रीलंका में, चाइना जिसमें दावेदारी कर रहा था उस पोर्ट को भी उठा करके अडानी साहब उठा लाए।
कॉलोनियल फेज के बारे में याद कीजिए, हम लोग गुलाम कब बने थे? सबसे पहले कौन गुलाम बना था? कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता। क्यों? क्योंकि आयात और निर्यात करने के लिए हमें बंदरगाह कब्जियाना था, निर्बाध हम व्यापार करेंगे। उस ज़माने में भी हम पोर्ट की वजह से कॉलोनी हुए थे। आज अगर पोर्ट को हम कवर कर ले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसकी मोनोपोली होनी शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करने लगेगा और पोर्ट लगभग सारे पोर्ट जो हैं वो अडानी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स के ज़रिए होगा। आखिर में ये क्या है? ये इकोनॉमिक वेपन है जो हमारे ऊपर मारा गया है। ब्रिटिशर्स, यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, किसी भी नाम से आप जानिए, ये सारे के सारे हमारे ऊपर इकोनॉमिक वेपन भेजे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी को क्वेश्चन किया, अडानी को क्वेश्चन करने के बाद सेबी पर प्रश्न उठाए, सेबी से प्रश्न उठाने के बाद आरबीआई पर प्रश्न उठाए, आरबीआई के बाद फिनांस मिनिस्ट्री पर आया और इसके बाद बहुत सारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो गवर्नमेंट की, इंडिया की हैं, उन सबके ऊपर विश्वास चिन्ह लगा दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है पूरे वर्ल्ड में। विदेशी निवेशक यहाँ पर आते हैं, ये विश्वास दिखा दिया है। आज इंटरनेशनल लेवल पर पूरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बारे में बातचीत हो रही है और सब शक के घेरे पे आ गए हैं। इवन भारतीय भी शक कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग सही है, अडानी समूह गलत है। नहीं भाई साहब, चाल है, ये पूरी की पूरी चाल है। पहला समझिएगा, वाई अडानी ग्रुप ओनली? अडानी ग्रुप को ही टारगेट क्यों किया गया है? क्योंकि पहली बात तो तुम सबसे ऊपर हो। अंबानी अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, अभी हफ्ते भर पहले अडानी सबसे ऊपर थे। अडानी का एरिया भी कौन सा है? अडानी का एरिया का तो देखिए, बिजनेस इकॉनमी में 5 सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वाले होते हैं। वो 5 कौन है? एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और टेक्नोलॉजी। ये सब पकड़े हैं अडानी साहब। ये कौन 5 सेक्टर हैं? ये वो 5 सेक्टर हैं जिनसे पैसा पहले तो निवेश होता है, फिर खूब मैसिव प्रॉफिट आता है, फिर इस पैसे से ही सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। सही बोल रहा हूँ? सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, अराजकता फैलाई जाती है, दंगे फैलाए जाते हैं, विश्वास डिगाया जाता है। ये उद्योग नहीं है, ये साम्राज्यों को विस्थापित और स्थापित करने वाले उद्योग हैं। किसी भी देश का साम्राज्य इस पर निर्भर है, यही इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा व्यापार कर रही थी, इतिहास तो पढ़े हैं ना। अच्छा खासा ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। 1857 में रिवॉल्ट हुई, लगा ये सारे सेक्टर चले जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी हटो, मोनार्क का रूल होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर वहीं पर हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत कहाँ से हो गई? 1857 से। ये उद्योग ही चले जाएंगे। सरकारों को स्थापित करना और सरकारों को विस्थापित करने का आधार है पॉलिटी इज गवर्न्ड बाय इकोनॉमी। पॉलिटी इज गवर्न्ड बाय इकोनॉमी। और ये 5, और ये पांचों किसके अंडर में? अडानी। अगर अडानी इन सबको लिए जाएगा, अगर अडानी इन सबको अपने ही नियंत्रण में कर लेगा, तो फिर हम साम्राज्यों को विस्थापित कैसे करेंगे? इसलिए भी काउंटर किया जा रहा है। अडानी इज गिविंग टफ कंपटीशन टू ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मेनली कहाँ से आ रही है? चाइना से आ रही हैं, या फिर वो आपके वेस्टर्न इकोनॉमीज से आती हैं। वेस्टर्न इकोनॉमीज आप समझते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सेलर? अब हिंडनबर्ग का इंटरेस्ट समझिए। हमने पश्चिमी देशों का इंटरेस्ट बता दिया, हिंडनबर्ग का अपना क्या? हिंडनबर्ग का पहला परिचय जो है वो है शॉर्ट सेलर। कौन होता है शॉर्ट सेलर? एक जमाने में इसको बियर बोलते थे। वो निवेशक जो आज शेयर्स को बेच देता है, जो उसके पास है नहीं, वो शेयर्स जो हाई प्राइस पे अपने शेयर्स को बेच देता है और दाम गिरने पर वापस खरीद करके भुगतान कर देता है। मतलब कहीं से बोरो किया और उसके बाद आज हाई प्राइस है, हाई प्राइस पे उठा करके हमने बेच दिया, हाई प्राइस पे हमने उठा करके बेच दिया और फिर इंतजार किया, जब शेयर कम हो जाएंगे तो हमने खरीद लिया, हमारे और जिससे लिया था उसको वापस कर दिया। बीच का मुनाफा किसने कमाया? जैसे एक होता है बुल कम दाम पे खरीदता है, उसके दाम बढ़ाता है और जब बढ़ जाते हैं तो बेचता है। ये रिवर्स साइकिल है। रिवर्स साइकिल हम हाई प्राइस पे बेच देंगे, हाई प्राइस पे बेचने के बाद इसके दाम कम होंगे और जब दाम कम होंगे तो फिर हम इसको उठा करके वापस खरीद लेंगे, जिससे ली उसको
पकड़ा देंगे। ये स्टॉक मार्केट का बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं, लेकिन इतने में आप यहाँ पे काम की चीज़ समझ जाएंगे। तो यही है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। व्हेन स्टोरी स्टार्टेड, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी के शेयर 3900 रुपया का एक था। कितने का था? हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई है, हिंडनबर्ग ने उठा करके खूब सारे अडानी के शेयर्स खरीद लिए हैं। कितने रुपए के? 3900 रुपए के। सॉरी, खरीद नहीं दिए, बेच दिए। 3900 पे हमने खूब सारे शेयर बेच दिए, कहीं से उधार ला करके। बेचने के बाद एंड फ्राइडे इवनिंग, कल शाम की बात कर रहा हूँ, आज मैं सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ, कल शाम को जब ये 1017 पे आया तो मुझे लगा ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ अच्छा नहीं है, मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना देनी पड़ेगी। अभी 1017 रुपये पर शेयर पर, अरे एक खरीद लेगा इसको। कितना मुनाफा कमाया है? हर शेयर पर कितना मुनाफा कमाया है? 3900 का बेचा है, 1017 रुपये पर खरीद लिया है। बाकी सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास गया है? हमारे पास गया। और ये पैसा किसका है? हम भारतीयों का है, क्योंकि हम भारतीयों ने ही पैसे लगाए थे अडानी ग्रुप में। चला कहाँ गया है? अमेरिका की फर्म हिंडनबर्ग, मालिक एंडरसन। ड्रेन ऑफ वेल्थ है। मार्केट इज सब्जेक्ट, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई होप आपको पूरा षड्यंत्र समझ में आ गया होगा। ये लाइन सबसे दर्दीली थी जो मैं दोबारा बोल देना चाहता हूँ। जमाने पहले से विदेशियों के फेवर में भारतीय अपने ही राष्ट्र का विरोध करते थे। आज भी वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हिंडनबर्ग को सहारा लेकर के अडानी और फिर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था के विश्वास को कम कर रहे हैं, जिससे पूरा विश्व, ये देखिए साहब, समझिए, ये पूरा एक षड्यंत्र है। न जाने कितनी एजेंसीज लगी, न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस लगे, न जाने कितने गवर्नमेंट लगे हुए, कितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लगाए हैं। पूरा विश्व हमसे खाना मांग रहा है और हम हंगर लिस्ट में नीचे दिखाए जाते हैं। हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और हमें क्या दिखा दिया जाता है? हमारी इकॉनमी वीक है, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम पिछड़े हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज बराबर बढ़ता चला जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में हमको नीचे दिखा देंगे, हर इंडेक्स में हमें नीचे दिखाएंगे। भारत की बढ़ती हुई साख और गरिमा से यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना इतना परेशान है कि रोज एक षड्यंत्र का बाण मारा जाता है। हिंडनबर्ग कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुलबुला है। इस बुलबुले में जो हवा भरी थी उससे पैसा निकल करके यहाँ से चला गया एंडरसन के पास, हिंडनबर्ग के मालिक के पास। अगर अभी भी हम विश्वास करके यहाँ पे रुकेंगे नहीं, और गिरेगा, हिंडनबर्ग और कमाएगा, हमारा पैसा और विदेश जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।